नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैंने कहा था मेरे से जैसे टाइम मिलता रहा मैं आपके लिए इतना कुछ करूंगा जितना मेरे से हुआ। तो आज मैं राजस्थान के भूगोल में एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है राजस्थान की सिंचाई परियोजना। बिल्कुल आसान टॉपिक है, परियोजना। आज अपन जो टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की सिंचाई परियोजना। देखो पटवारी फिक्स है, आपको पता लग गया 10 जनवरी को एग्जाम है और आगे आप के लिए बहुत भयंकर खुशखबरी है कि सर रीट की डेट घोषित कर दी है एग्जाम की 25 अप्रैल। तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जिस ये राजस्थान में जो भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, परियोजना से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। देखो आपके एग्जाम की दृष्टि से छोटे से बड़ा कोई मर्जी लेना, एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसमें से प्रश्न पक्का आएगा, उसको तो आप ढंग से पढ़ ही लेना। लेकिन इसके अलावा अपने क्या है, आप आरएस का भी एग्जाम देखो, मैं मानता हूं कि आप आरएस का भी एग्जाम दोगे। तो ऐसे एग्जामों के लिए अपने पूरे ढंग से डिटेल में परियोजनाएं करते हैं। तो परियोजना करें तो परियोजना के पहले सबसे पहले लिख लेना, परियोजना को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में पढ़ेंगे परियोजना का सामान्य परिचय, क्या पढ़ेंगे, और दूसरे भाग में अपने राजस्थान की परियोजनाएं पढ़ेंगे। तो देखो कोई भी चीज अगर आपको मुश्किल लगे ना तो उसका वर्गीकरण कर लिया करो, वो आपको बिल्कुल आसान लगेगी वो चीज। जैसे देखो राजस्थान की परियोजना का सामान्य परिचय देखें तो परियोजना जो है ना, परियोजना नाम है। तो इस परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के नवीन मंदिर कहा है। यह प्रश्न भी आपके पूछा जा चुका है। परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर किसने कहा? तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कुछ प्रश्न आएंगे, कैसे? संचित क्षेत्र, और ये क्षेत्र अपने पढ़ेंगे सबसे पहले भारत में। भारत में सर्वाधिक संचित जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है, और न्यूनतम जो संचित क्षेत्र है वो किस राज्य में? देखो प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से पक्का कंफर्म आएगा। तो संचित क्षेत्र भारत में जो सर्वाधिक है वो किस में है? उत्तर प्रदेश में। जबकि न्यूनतम जो संचित क्षेत्र है वो कहां है? मिजोरम में। कहां है? मिजोरम में। फिर आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा कि संचित क्षेत्र, देखो ऐसे ही नोट्स बनाना किताब में, अब लिखो ना तो वैसे लिखना। संचित क्षेत्र ये अपने बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान को भी 2 भाग में बांट लो। एक तो अपने पढ़ लेंगे सर्वाधिक संचित राजस्थान में जिला कौन सा है, और एक पढ़ लेंगे न्यूनतम। तो सर्वाधिक जो संचित क्षेत्र वाला जिला है उस जिले का नाम है गंगानगर। कोई गंगानगर इस मामले में कम नहीं है। और न्यूनतम जो संचित क्षेत्र वाला जिला है उसका नाम है राजसमंद। अब जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा वो जैसलमेर ठोक के आएगा, पक्का कन्फर्म है। ठीक है, तो जैसलमेर को नहीं, राजसमंद है। फिर अगर अपने आगे बात करें तो नहरों से सिंचाई, नहरों से सिंचाई को भी 2 भागों में बांट लो। इसमें बताओ नहरों में सिंचाई भारत में किस राज्य में होती है और राजस्थान में किस जिले में होती है? तो भारत का अगर राज्य पूछे तो वह उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। जबकि आपसे प्रश्न पूछ ले नहरों से सिंचाई राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले से होती है, तो किस जिले से होती है? गंगानगर। फिर आपसे पूछेगा कि कुओं व नलकूपों से सिंचाई, इस सिंचाई को भी वो 2 भागों में बांट लेगा। एक तो आपसे क्या पूछेगा कि बताओ भारत में कहां होती है, फिर आपसे दूसरा पूछ लेगा कि राजस्थान में कहां होती है। तो याद रखना भारत में जो सिंचाई होती है वो कहां होती है? उत्तर प्रदेश में। किससे? कुओं व नलकूपों से। जबकि ये प्रश्न पूछा गया है 2nd ग्रेड में कि राजस्थान में कुओं नलकूपों से सिंचाई है वो किस जिले में होती है, तो किस जिले में होती है? जयपुर में। फिर एक और प्रश्न याद कर लेना, तालाब, एक नाम हो रहेगा तालाब।
तालाबों से सिंचाई भारत में कहाँ होती है और राजस्थान में कहाँ होती है। देखो सभी को पता है लगभग कि राजस्थान में जो तालाबों से सिंचाई है वो कहाँ होती है, भीलवाड़ा में। जबकि याद भारतवाड़ा नहीं रहता, याद रख लेना भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कहाँ होती है, तालाबों से, आंध्र प्रदेश में। कुछ बातें सामान्य परिचय में याद करनी है। संचित क्षेत्र भारत में उत्तर प्रदेश, न्यूनतम मिजोरम। संचित क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है, गंगानगर में, न्यूनतम राजसमंद में। नहरों से सिंचाई भारत में उत्तर प्रदेश से होती है, राजस्थान में, गंगानगर से। कुओं व नलकूपों से सिंचाई भारत में उत्तर प्रदेश से होती है, राजस्थान में, जयपुर से। तालाबों से भारत में आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, भीलवाड़ा में। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत और राजस्थान में इन सभी में से सिंचाई है वो सर्वाधिक किससे होती है, तो याद रखना भारत और राजस्थान में जो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो किससे होती है, कुओं व नलकूपों से। अगर दूसरे नंबर पे पूछ ले, पहले नंबर पे तो भारत और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं नलकूपों से, दूसरे नंबर पे पूछ ले तो सर्वाधिक जो सिंचाई है वो किन से होती है, नहरों से। किन से होती है, नहरों से। तो ये थी सामान्य परिचय की कुछ बातें। उम्मीद करूंगा आपको बिल्कुल बेहतर तरह से समझ में आई होगी। देखो जितनी मैं परियोजना करवाऊंगा ना, तो जहां तक मेरा मानना है आपका एग्जामिनर जो है वो इससे बाहर नहीं पूछेगा, मैं इतना लेवल का लेकर चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपने परियोजना की बात करेंगे उस परियोजना का नाम है गंग नहर परियोजना। ध्यान से समझ लेना, गंग नहर परियोजना का जो निर्माण है वो 1922 से लेकर 1927 के मध्य करवाया गया था। और करवाया किसने था, महाराजा गंगा सिंह ने। देखो कुछ बातें मैं आपको समझा भी दूंगा कैसे कहां से निकलती है, एक बार थोड़ा ध्यान रखना। निर्माण किसने करवा दिया, महाराजा गंगा सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, गंगा गंगा, ठीक है। अब बात करें इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया, गंग नहर का जो उद्घाटन है वो किसने किया, तो इसका जो उद्घाटन है वो किया था लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था, लॉर्ड इरविन। ये नोट्स भी बना लेना, जैसे वो लिख लिया ना पहले सामान्य परिचय, उसके बाद गंग नहर परियोजना एक नंबर लगा के नोट्स बना लेना साथ साथ। नोट्स की तरह क्लास में करवाता हूं ना वैसे ही करवा दूंगा। तो थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी नहीं होगी है ना, रुचि। तो उद्घाटन किसने करवाया, लॉर्ड इरविन ने। उद्घाटन जो किया था वो सर कहाँ किया था, थोड़ा सा डीप और बता दो हमें। तो उद्घाटन जो है वो किया था शिवपुरी में, और शिवपुरी जो हेड है वो पड़ता है गंगानगर जिले के अंदर। तो यहाँ इस नहर का इसने क्या किया, उद्घाटन किया। देखो इस नहर का जो निर्माण है वो किन नदियों के मध्य हुआ, थोड़ा सा ये और ध्यान में रखना। देखो तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है, सतलज नदी। और यहां से एक नदी आई और इस नदी का नाम है व्यास। क्या नाम है, व्यास। और ये अपना जो राज्य है, यहां ये जो मिलती है नदी, उस राज्य का नाम है पंजाब। क्या नाम है, पंजाब। तो पंजाब का एक स्थान जिसका नाम है फिरोजपुर। फिरोजपुर। और फिरोजपुर के अंदर, फिरोजपुर जो जिला उसके अंदर एक स्थान पड़ता है हुसैनी वाला हेड। स्थान का नाम क्या है, हुसैनी वाला हेड। तो हुसैनी वाला हेड से गंग नहर निकाली गई और अपने को केवल उत्तरी राजस्थान की आवश्यकता है। तो मैं केवल उत्तरी राजस्थान में एक ही जिला बनाऊंगा और इस जिले का नाम है गंगानगर, ठीक है। तो उत्तरी राजस्थान हो गया। ये जो नहर है ये यहां से निकली और यहां से निकलने के बाद कहां से निकली है, पंजाब से, फिरोजपुर हुसैनी वाला हेड से यहां से निकली। और राजस्थान में यहां गंगानगर जिले का एक स्थान है, इस स्थान का नाम है खक्खा। तो खक्खा नामक स्थान से, ये स्थान सर कहां है, गंगानगर में। तो यहां से ये राजस्थान में क्या कर जाती है, प्रवेश। और सर फिर इसका अंतिम पॉइंट ये आगे चली गई और अंतिम जो पॉइंट है वो है अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो वो क्या है, अंतिम पॉइंट। तो गंग नहर का अंतिम पॉइंट अगर आप पूछ ले तो गंगानगर जिले के अंदर ही अनूपगढ़ है ना। तो अंतिम पॉइंट क्या है, अनूपगढ़। अगर बात करें अपने कि इसमें सर एक लिंक चैनल भी लाया गया, हाँ, यहां स्थान पड़ता है हरियाणा के अंदर और इस स्थान का नाम है लोहागढ़।
क्या नाम है? लोहागढ़। तो लोहागढ़ से एक लिंक चैनल निकाला गया और ये कब निकाला गया? 1984 में। इस लिंक चैनल का जो नाम था वो था गंग नहर लिंक चैनल। गंग नहर लिंक चैनल। तो गंग नहर लिंक चैनल 1984 में लोहागढ़, लोहागढ़ कहाँ है सर? हरियाणा में। हरियाणा से निकाला और लाए 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 कहाँ? गंगानगर का एक स्थान है और इस स्थान का नाम है साधुवाली। स्थान का नाम क्या है? साधुवाली। तो साधुवाली के अंदर इस नहर के अंदर एक लिंक चैनल जोड़ा गया जिसका नाम था गंग नहर लिंक चैनल। कब? 1984 में। और इसका अंतिम बिंदु वगैरह पूछ ले तो आप बता दोगे, उम्मीद करूंगा। तो देखो ये थी ना जो गंग नहर परियोजना, इसी के आगे लिख लेना इसके उपनाम, यहां लिख देता हूं ना, उपनाम। यह राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना है। कुल लंबाई अगर बात करें तो इसकी 129 किलोमीटर है। लिखो तो लिख लियो, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लंबाई वगैरह से कोई प्रश्न नहीं आता, ठीक है। उपनाम राजस्थान राजस्थान की प्रथम नहर, और यह प्रथम ऐसी नहर है जो विश्व की सबसे विकसित नहर है। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे विकसित प्रथम नहर कौन सी है तो उसमें अपना किस नहर का नाम लिखेंगे? गंग नहर परियोजना का। और ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया था कि गंग नहर परियोजना की कितनी शाखाएं हैं, तो इसकी शाखाएं 4 हैं। कितनी है? 4। इसकी ट्रिक याद कर लेना, कलश ला। ट्रिक क्या रहेगी अपनी? कलश ला। कैसे? करनी जी शाखा, ल से लक्ष्मी जी शाखा, या लक्ष्मी नारायण भी कह दो। स से समिया, और ला से लालगढ़, लालगढ़ शाखा। लक्ष्मी नारायण पूरा लिख लेना, लक्ष्मी नारायण जी, लालगढ़ शाखा। तो इसकी 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाओं की ट्रिक ये क्या याद करोगे? कलश ला, सिर्फ कलश ला। कैसे? करनी जी, ल से लक्ष्मी नारायण जी, स से समिया, और ला से लालगढ़। इसमें सर प्रश्न क्या पूछा था? उसने पूछ लिया था निम्न में से नहीं है, तो नहीं है तो 3 तो ये नाम दे देगा और एक अन्यथा दे देगा। तो आपको चारों के चारों नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब क्या सर तेज ही तो क्या चला? तेज ही चला कि आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए आप इसको फटाफट नोट्स बना लो एक बार फटाफट, है ना। इसलिए तो कर दूं साहब इसको, हाँ, तो इसको एक बार अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न। इसके बाद अपने बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो देखो नंबर 2 इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अगर अपने बात करें, इसका जो निर्माण है सर, निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो करवाया था शार्दुल सिंह ने। शार्दुल सिंह सर कौन थे? शार्दुल सिंह अपने बीकानेर के राजा हुए थे। कहाँ के राजा हुए थे? बीकानेर के। देखो निर्माण वगैरह की घटना जो है वो कैसे चलती है, तो नाम सुना होगा आपने कंवर सेन, बीकानेर का था कंवर सेन। इस नहर के योजनाकार और इस नहर के जो जनक हैं वो किसे माना जाता है? कंवर सेन को। क्योंकि इस कंवर सेन ने 1948 के अंदर एक पुस्तक लिखी, और 1948 में जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम क्या था? बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता के लिए पानी की आवश्यकता,
ये जो पुस्तक है 1948 में किसने लिखी? कंवर सेन ने। और इस पुस्तक के अंदर ही इसने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। रूपरेखा क्या की? तैयार की। सर किसकी तैयार की थी? गंग नहर की। और इस गंग नहर के कुछ उपनामों से प्रश्न आ जाते हैं, तो पहले अपने गंग नहर के उपनाम देख लेते हैं, फिर बताऊंगा कहां से निकली, कैसे आई। तो उपनाम इसे कहते हैं राजस्थान नहर परियोजना। तो सर आपने तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिखा है, वो बताऊंगा कैसे नाम हुआ। तो राजस्थान नहर परियोजना, एक नाम याद कर लेना राजस्थान नहर परियोजना। एक मरुस्थल की या मरुस्थल की गंगा, वैसे मरुस्थल की जो गंगा है वो अपने लूनी नदी को भी कहते हैं ना, तो इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। और इसके उपनामों में अगर बात करें, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जीवन रेखा। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया, राजस्थान की मरुगंगा किस नहर परियोजना को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। और यहीं एशिया की, इसके उपनामों में लिख लेना, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। ये लिख लेना आप, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है। तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना भी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो कहते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो कार्य है वो 1958 के अंदर, उस समय अपने गृह मंत्री थे जिसका नाम था श्री गोविंद पंत, पूरा नाम था श्री गोविंद बल्लभ पंत। तो इस गोविंद बल्लभ पंत ने इसका क्या करवाया? निर्माण। जबकि 1961 के अंदर, कब? 1961 के अंदर अपने उपराष्ट्रपति थे राधा कृष्ण गोखले। तो बताते हैं इस राधा कृष्ण गोखले ने इस नहर में राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पानी लाया। सर पानी कहां से लाया? तो पानी जो है वो लाया था नौरंग दे सर से, नौरंग दे, ऐसे लिख लो, नौरंग दे से। नौरंग दे सर कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। तो यहां से 1961 में राधा कृष्ण गोखले द्वारा सर्वप्रथम पानी लाया गया था। देखो ये क्या है, कहां से निकली? देखो आपने नाम सुना होगा एक नदी का, और इस नदी का नाम है व्यास नदी, जैसे अपनों ने भी चर्चा की थी उधर। और इधर तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है सतलज नदी। अभी मैंने चर्चा की थी। और सतलज नदी पर यही वो स्थान है पंजाब के अंदर, मैंने बताया था फिरोजपुर। और इस फिरोजपुर पर एक बांध बनाया गया और इस बांध का नाम था हीराकुंड बांध। बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। इस हीराकुंड बांध से ये नहर निकाली गई है। अब नहर कैसे है सर, ये भी बता दो। देखो केवल उत्तरी राजस्थान की ही आवश्यकता है। ये रहा अपना उत्तरी राजस्थान। देखो सबसे पहले चली पंजाब, और पंजाब के बाद ये प्रवेश कर जाती है एक स्टेट में जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा के बाद इधर आई तब कहते हैं यहां एक स्थान पड़ता है और इस स्थान का नाम है खक्खा। अरे सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से। पिछली वाली जो अभी बताई थी ना वो गंग नहर, तो गंग नहर मैंने बताया ये यहाँ से खारा नामक खक्का नामक, खक्का नहीं है वो गांव, लिख लेना खारा। तो खारा गांव गंगानगर से प्रवेश करती है, लिख लेना, क्योंकि गलती हो जाती है। अरे टीचर क्या होता है हमेशा थोड़ा सा क्या है आगे की सोच कर चलता है, तो हो जाती है गलती। ठीक है, तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो खारा कर लेना, वो खक्का यहाँ। खक्का सर कहाँ पड़ता है? खक्का पड़ता है टिब्बी तहसील। और टिब्बी तहसील कहाँ है? ये हनुमानगढ़ के अंदर है। तो हनुमानगढ़ के अंदर खक्का नामक स्थान से इस नहर का क्या होता है? ये नहर क्या करती है? प्रवेश। तो पहले कहते हैं ये नहर जो है ना हनुमानगढ़ में एक स्थान है मसीता वाली हेड है, तो पहले ये वहां ही लाई गई थी, लेकिन इसका निर्माण आगे भी किया गया। देखो कहां तक आ गई अभी,
हनुमानगढ़ के बाद ये जो है प्रवेश कर जाती है अपने बीकानेर, और बीकानेर के बाद ये जो प्रवेश है वो कर जाती है अपने जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद जो है वो प्रवेश कर जाती है कहाँ, बाड़मेर का स्थान है जिसका नाम है गडरा रोड। गडरा रोड कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। तो गडरा रोड बाड़मेर के अंदर इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु है। तो दोस्तों गडरा रोड इस नहर का क्या है, अंतिम बिंदु। ऐसे बना लेना कॉपी में। सबसे पहले किस जिले में, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के बाद प्रवेश करती है गंगानगर, गंगानगर के बाद प्रवेश करती है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद ये प्रवेश कर जाती है बाड़मेर। तो 1 2 3 4 5, तो इस राजस्थान के 5 राज्यों में फैली है। जबकि इससे लाभान्वित जो जिले हैं, लाभान्वित जिले, वो जो जिले हैं वो सर कितने हैं, वो जिले हैं 9। याद रखना कितने हैं, 9 जिले। और 9 ही कहते हैं, 8 बताते हैं, देखो कई बुक्स में 8 ही मिलता है लेकिन 9 है। और 9 ही इसकी क्या है, उप शाखाएं। 9 ही क्या है इसकी, उप शाखाएं। लेकिन एक बात याद रखना, अब इसका जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ। देखो इस नहर की, अब मैं ये साफ कर रहा हूं, इधर वाला आप नोट कर लेना, ठीक है। इस नहर की जो कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है, 649। इस 649 को 2 भागों में बांट लो। एक जगह तो आ जाएगा 204 और बच गए 445। 204 क्या है, ये है राजस्थान फीडर, ये क्या है, राजस्थान फीडर। और 445 ये इसकी मुख्य नहर है। सर इससे फीडर से क्या तात्पर्य है, फीडर से मुन्ना तात्पर्य है कि फीडर 204 किलोमीटर का जो दायरा है वो दायरा कृषि वगैरह के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी इस 204, ये राजस्थान जो फीडर है ना, इस यहाँ से कृषि वगैरह नहीं की जाती। जो ये वाला भाग है ना 445 मुख्य नहर है यहाँ से, क्योंकि फीडर का मतलब होता है सीधी नहर है, इससे कोई भी शाखा वगैरह नहीं निकाली हुई। तो शाखाएं वगैरह वो कहाँ से निकाली है, 445 से। तो 649 को 2 भागों में 204 फीडर है। सीधा ये याद रख लेना किलोमीटर वाला। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितना मीटर फीडर है, तो 204 किलोमीटर फीडर है। निर्माण इसका जो 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 3 चरणों में। तो 3 चरण, सारों पहला जो है वो लेकर आए ये कहाँ, मसीता वाली हेड, मसीता वाली हेड। राजस्थान फीडर अगर आपसे पूछ लेना कि अंतिम पॉइंट राजस्थान फीडर का कहाँ है, तो हनुमानगढ़ के अंदर स्थान पड़ता है मसीता वाली हेड। मसीता वाली हेड से इन्होंने थोड़ा सा विस्तार किया, तब लेकर गए ये पुंगल, और पुंगल पड़ता है बीकानेर के अंदर। पुंगल के बाद ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, पुंगल से इस शाखा का विस्तार किया। पुंगल से आगे ले गए कहाँ तक सर, मोहनगढ़, और मोहनगढ़ जो वो कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर, वहां तक विस्तार किया। 3 नंबर। उसके बाद ये लेकर गए मोहनगढ़, और मोहनगढ़ के बाद अंतिम बिंदु जो कहाँ है, गडरा रोड। गडरा रोड सर कहाँ है, गडरा रोड है बाड़मेर के अंदर। तो ये 3 चरणों के अंदर निर्माण किया गया था। मसीता वाली हेड पुंगल, पुंगलू मोहनगढ़, मोहनगढ़ू गडरा रोड। एक और बात याद कर लेना, अब आप पढ़ोगे, ये लिख लेना, आप नोट कर लेना पस कर वीडियो को, ठीक है। अब आप क्या पढ़ोगे कि सर ये जो इंदिरा गांधी नाम पड़ा, ये कैसे पड़ा। तो देखो बताते हैं, 31 अक्टूबर 1984 के अंदर मृत्यु होती है किसकी, इंदिरा गांधी की। और इसकी मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर, कुछ दिन बाद 3 नवंबर 1984 को इस नहर का नाम क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो नाम है वो कब किया गया, इंदिरा गांधी तो कब किया गया, 1984 में। बस ये डेट याद कर लेना, एग्जाम में आ जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना, इसका विस्तार इसकी 7 लिफ्ट नहरें परियोजना है, 7 लिफ्ट नहर परियोजना है। अब 7 लिफ्ट नहर जिकी है उस वो जो है वो 2 चरणों में निर्माण किया गया। कितने में, 2 चरणों में। इसमें से पहले चरण की अगर बात करें, दूसरे चरण की अगर अपने बात करें, तो पहले चरण में पहला, बाकी बच गई दूसरी। तो पहली जिकी यानी जो कमर्शियल लिफ्ट नहर परियोजना है उसका पहले चरण में निर्माण किया गया है। बाकी जितनी बच गई 6 की 6 वो किसमें, दूसरे चरण के अंदर निर्माण किया गया है। तो देखो चलो मैं करवाई देता हूँ इन ये लिफ्ट नहरें। तो देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो पहले मैं लिफ्ट नहरें लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो
तो दोस्तों टाइम ना खराब हो इसलिए मैंने पहले लिख लिया, क्योंकि लिखने वाली बातें थी इसमें भी। तो देखो लिफ्ट नहरें कितनी है 7, और इन लिफ्ट नहरों का जो निर्माण है वो 2 चरणों के अंदर हुआ है। कितने चरणों के अंदर? 2 चरणों में से। इन 2 चरणों में से अभी मैंने चर्चा की थी ना, पहले चरण के अंदर तो पहली लिफ्ट नहर आ जाएगी, बाकी दूसरे चरण के अंदर जो बच गई 6 लिफ्ट नहरें। तो पहली जो लिफ्ट नहर परियोजना, इसकी एक ट्रिक याद कर लेना, आसान सी ट्रिक है, LBS खोपोग। LBS खोपोग। तो L से लूणकरण लिफ्ट नहर परियोजना, B से बागड़सर, S से साबा, K से कोलायत, F से फलोदी, P से पोखरण, G से गजनेर। ये तो थे इसके प्राचीन नाम सर। अब नाम इनके क्या हो गए हैं? तो लूणकरण का जो नाम है वो हो गया कंवर सेन, यानी नवीन नाम लिखा हुआ है ना। बागड़सर का हो गया तेजाजी लिफ्ट, साबा का चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कोलायत का कैसे कोलायत कैसे करनी, फलोदी जंबेश्वर लिफ्ट नहर, पोखरण का नारायण जी, और गजनेर का पन्नालाल भारूपाल। तो इससे प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? जो लूणकरण से लिया कंवर से लिफ्ट परियोजना है उससे गंगानगर बीकानेर। इसका जो निर्माण है वो प्रथम चरण के अंदर हुआ, और यह इस सभी परियोजनाओं में से सबसे बड़ी नहर परियोजना है, लिफ्ट नहर है। दूसरी बात करें बागड़सर तेजाजी लिफ्ट, बीकानेर यह सबसे छोटी नहर लिफ्ट नहर है। साबा चौबरी कुंभाराम, बीकानेर चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ लावानवी जिले, कोलायत वालों से जोधपुर और बीकानेर, फलोदी से जैसलमेर जोधपुर बीकानेर, पोखरण से जैसलमेर। और पूछा ये जा चुका है सेकंड ग्रेड में कि गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं या प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो बीकानेर और नागौर। इसकी 9 शाखाएं हैं, 3 उप शाखाएं हैं, वो बातें सारी लिखने में आ जाएगी। तो आप लिख लेना 9 शाखाएं हैं, 3 उप शाखाएं हैं। सर 9 शाखा कौन कौन सी है? 9 शाखा अनूपगढ़ सूरतगढ़ वगैरह वगैरह लगा के सारी लिख देना। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है 9 शाखाएं, लेकिन फिर भी लिख देना, ठीक है। 9 शाखाएं 3 ही है वगैरह। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट यानी ज़्यादा बड़ी वीडियो एक में करवा दी सारी परियोजनाएं, तो बड़ी बहुत हो जाएगी वीडियो। तो अपने 2 भागों में कर लेंगे। एक मैंने गंगा नहर तक करवा दी, इसके बाद जितनी बच गई सारी नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।